नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार हत्याकांड पर कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। ममता बनर्जी की सरकार उससे ध्यान भटकाना चाहती थी और इस पर पर्दा डालना चाहती थी, इसलिए अदालत ने इसका संज्ञान लिया है तथा सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई मामले की सक्रियता से जांच करेगी तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए काम करेगी। वह बहुत ही दुखद घटना हुई है। बंगाल में जो उस डॉक्टर बहन के साथ, जो डॉक्टर के ट्रेनिंग पीरियड में थी और जिस प्रकार से बलात्कार के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। काफ़ी ही जघन्य अपराध हुआ है और ममता बनर्जी जी की सरकार उस अपराध को डाइवर्ट करना चाहती थी, उस पर पर्दा डालना चाहती थी। तो न्यायालय ने संज्ञान लिया और न्यायालय ने सीबीआई को यह केस सौंपने का निर्णय लेकर एक बड़ा काम किया है। दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपा जाए, इसका भी निर्देश न्यायालय से मिला है। सीबीआई तत्परता से जांच करेगी और दोषियों को सजा दिलाने का काम सीबीआई करेगी। सर, बिहार में नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पे 21 नए मदरसे का निर्माण कराया जाएगा। तो सरकार की नीति है, जो अभी तो जेपीसी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के संबंध में चर्चा करने के लिए और उस पर सुझाव देने के लिए, विचार करने के लिए भेजी है। केंद्र की सरकार का, मोदी जी की सरकार, जो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उसका विचार यही है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको अल्पसंख्यकों के, महिलाओं को, बच्चों को और गरीबों को उसका लाभ पहुंचे। जो लाभ पहुंचता नहीं था, तो यह मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है और मुझको लगता है कि नीतीश जी जो निर्णय लिए होंगे वह इस विचार के आसपास ही है। बिहार में राज्य सरकार हमेशा ही विकास के एजेंडे पर काम करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की जमीन पर नए मदरसे स्थापित करने के साथ ही कुछ खास प्लान तैयार किए हैं। इस बात करते हुए बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समाज कल्याण मंत्री जमा खान ने पूरा मास्टर प्लान बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करते हैं, नीतीश कुमार ने हमेशा से सभी समाज का विकास किया है और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर मदरसा और शिक्षा भवन, विवाह भवन, यही सब काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लिए किया गया। मैं अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने 2005 के आने के बाद माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए, इस समाज के बराबर ध्यान रखा, ख्याल रखा और विकास भी उन्होंने किया। 2005 के बाद में देखा होगा कि एनडीए के साथ रहकर ही उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी पहली बार लगभग 8,000 से ऊपर उन्होंने कराया। उनके साथ रहते हुए भी निर्देशित के अधिकारियों का स्वीकृत कराएं, हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनेगा और उसके साथ साथ हर जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन हो तो बहुउद्देशीय भवन बनेगा। साथ साथ में एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल, यानी बच्चे के अलग, बच्चों के लिए अलग बनेगा पूरे जिला में। और मदरसा को लेकर चिंतित रहे। उससे पहले मदरसा में क्या था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मदरसा का उनके आने के बाद मदरसा को शुद्धिकरण की व्यवस्था उन्होंने कराया, जो आधुनिक ज़माने में जो होना चाहिए। लाइब्रेरी, उसमें कंप्यूटर, सारी सिस्टम के साथ साथ टीचरों का ध्यान उन्होंने रखा। जो आप जानते हैं कि 60,000 लगभग उनका तनख्वाह उन्होंने किया। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे नेता चिंतित रहते हैं बराबर। मदरसा को लेकर बताना चाहता हूँ, जो मदरसा एक शिक्षण संस्था है जहाँ से बच्चे निकलते हैं और बच्चे जब निकलते हैं तो उसमें मदरसा का रिकॉर्ड है कि उसमें जो भी निकला है लगभग सुधर कर और देश के प्रति भक्ति, परिवार में भक्ति, ये सब रहती है जो मदरसा से निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं उलमा, अच्छे उलमा निकले हैं जो मदरसा से निकले हैं, देश के लड़ाई में कुर्बानियाँ दी हैं, तमाम चीज़ें। तो उसको हमारे नेता ने ध्यान रखा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जनाब नीतीश कुमार जी इस बात को ध्यान रख के मदरसा के लिए हर जगह
हम हर जिले के अंदर जितनी भी मदरसाएँ लगभग पहले थी उस मदरसा को रजिस्टर्ड कराकर उनकी सारी व्यवस्थाएं जो आधुनिक होना चाहिए सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं आप भी जानते हैं वो दानी ज़मीन होती है, जो हमारे पूर्वज या हमारे जो लोग थे बुजुर्ग लोग थे जो यहाँ से गए तो वो लोग एक तरह से दान दिए, वक्फ किए, तो गरीबों के लिए बेसहारों के लिए उनके विकास के लिए उस बात को मैं नेता नीतीश कुमार जी ने समझा। और आपको जानकारी होगा, पता भी कर सकते हैं, आप मीडिया के मेरे भाई हैं, आपको सब जानकारी मुझसे ज़्यादा ही होगी। आप कहीं भी पता कर सकते हैं किसी जिला में कहीं न कहीं वक्फ की ज़मीन हमारे नेता ने उस पर काम कराया ही है, कराने के लिए आज भी सोचे हैं, निर्देशित हम सबको करते रहते हैं। अब देख लीजिए आवासीय विद्यालय वक्फ की ज़मीन पर बन रहा है, हॉस्टल 2-2 हॉस्टल वक्फ ज़मीन बन रहा है, बहुउद्देशीय भवन जो बहुउद्देशीय भवन इसलिए बन रहा है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, उसमें हर तरह से मार्केटिंग भी हो सकती है, उसमें विवाह मंडप भी हो सकता है, उसमें सारे मीटिंग भी हो सकती है। ये सब चीज़ें एक विकास की ओर, अल्पसंख्यक समाज के लिए विकास की ओर हमारे नेता नीतीश कुमार ने ध्यान रखे हैं और काम करते रहे हैं। और उम्मीद है, भरोसा है कि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं, हमें लगता है हिंदुस्तान में सेकुलर नाम पे सिंगल नेता हैं जब सबकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जात की बात करते हो, हर जमात हर जात की बात करते हैं, जात की राजनीति नहीं, वो जमात की राजनीति करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। जो संविधान में है, जो बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने संविधान दिया है उस मुताबिक बिहार के साथ देश को चलाना चाहते हैं। आज देख रहे हैं देश के अंदर भी वो मौजूद हैं और देश को भी चाहते हैं शांति साथ साथ विकास हो। एक तरह जमा खान जी, आप लोग इतने बड़ा फैसला ले रहे हैं अल्पसंख्यक भाइयों के लिए और 21 मदरसा बना रहे हैं, विवाह भवन बना रहे हैं, मल्टीनेशनल भवन बना रहे हैं, आवासीय विद्यालय बन रहा है कि आधुनिक तरीके से लोगों को उसमें शिक्षा मिल सके। लेकिन आपके जो विरोधी है राष्ट्रीय जनता दल, वो तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद को सेकुलर पार्टी बताते हैं, उनकी पार्टी सेकुलर है, लेकिन जब वक्त में बिल में संशोधन हुआ उस समय तो वो चुप्पी साध गए। मैं तो यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, चूँकि इस बिहार कि जनता ने उनको भी, उनके परिवार को भी मौका दिया था। मैं इतना कहना चाहूँगा उनसे, जो लोग बात बोल रहे हैं, आलोचना नहीं करना चाहता, आलोचना करना भी अपने बेइज्जती समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी के विकास के नाम पर, सौहार्द भाईचारा के नाम पर कोई भी नहीं है बिहार के अंदर जो कि हम उनकी आलोचना करें। कहीं लड़ाई में होता, कहीं आगे पीछे होता, यहाँ कोई मतलब ही इनका नहीं है। लेकिन जो आपने कहा है, बताना चाहता हूँ, उनको भी याद आना चाहिए, युवा रहे होंगे और बच्चे रहे होंगे जो माता पिता इस बिहार को संभाल रहे थे, ठग रहे थे, इस बिहार को बर्बाद कर रहे थे, बिहार के सौहार्द को बिगाड़ रहे थे, बिहार का विकास को ध्यान नहीं था उनका। उनसे भी सवाल करना चाहिए। मेरे नेता पर क्या सवाल करेंगे? जो मेरा नेता कोरा कागज है, कहीं दाग अगर बता देगा, मैं बराबर कहता हूँ, मैं छात्र राजनीति का सफर तय किया हूँ, मैं कहता हूँ कि राजनीति छोड़ दूंगा। एक आदमी हम पार्टी के हैं वो बात नहीं मैं करता, आम जनमानस में आप जाइए, कोई एक शब्द कह देगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि आज नीतीश कुमार जी कहीं कोई दाग हो। नीतीश कुमार जी का सोच बिहार का विकास, बिहार के अंदर सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, हर समाज का विकास हो और सौहार्द के साथ साथ विकास हो, इस पर नीतीश कुमार जी ने ध्यान दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने बड़े लोकप्रिय नेता हैं, जिसको चाहते हाथ रखते कहाँ से कहाँ चला जाता। लेकिन ऐसे सेकुलर हमारा नेता, ईमानदार नेता, जिस नेता ने पूरे बिहार को अपना भाई, अपना समाज, अपना परिवार, अपना धर्म ये मानकर पूरे बिहार के आवाम को, हर जाति को लेकर चले और पूरे बिहार के परिवार, पूरे बिहार के समाज को अपना परिवार समझकर उसको आगे बढ़ाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये लोग बोल रहा है उनके अंदर कितने छेद हैं मैं बताना नहीं चाहता, तो सब जानता है, बार बार बताना कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग आलोचना नहीं करना चाहते। दाग अगर लगाना चाहेंगे आप अपने सगे भाई पर लगा सकते हैं, अगर दाग लगाना चाहेंगे तो अपने पिताजी पर लगा सकते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल सकते हैं, मगर अगर अच्छे निगाह से देखेंगे, अच्छे चश्मे से देखेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बैक होकर 2005 के पहले इतिहास जाने, उस समय याद उनको नहीं होगा हो सकता है, लेकिन 2005 के पहले उठाइएगा इतिहास। बिहार एक बीमार बिहार था, बिहार अस्वस्थ था, बिहार परेशान था, बिहार में भयावह स्थिति थी, बिहार के लोग परेशान थे, हर समाज परेशान था। वो क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार जी से वो सीखें। अगर आगे बढ़ना है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी से वो सीखें। अगर अपने माता पिता से सीखेंगे तो जो उन्होंने काम बिहार के अंदर किया है, देश जानता है, देश थरथरा रहा था इनके शासन काल में, और बिहार के नाम पर लोग जाते थे, अदर स्टेट में सम्मान नहीं मिलता था, चेहरे लोग मोड़ लेते थे। आज बिहार के अवाम, बिहार की जनता, बिहार कार्यकर्ता, बिहार के लोग किसी स्टेट में, किसी देश में जाते हैं तो नीतीश कुमार जी के नाम पर उनको सम्मान मिलता है, हम सबका सीना चौड़ा होता है। लेकिन मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। एक तरफ अल्पसंख्यक समाज प्रकोष्ठ का बैठक करते हैं तेजस्वी और कहते हैं कि ये तो हमारे भाई हैं, इनको समझना है कि ये इनके साथ कौन। यही तो बात है, यही तो बोल बोल के ठगते हैं वो लोग। कभी माई का समीकरण, कभी बाप का समीकरण, इससे ज्यादा जानते क्या है। और जो मंच पे आते हैं, आवाम के सामने आते हैं, कैसे ठगते हैं,
आप मीडिया के साथी हैं, आप सब जानते हैं। नीतीश कुमार जी ठगने की काम नहीं करते, नीतीश कुमार जी विकास करते हैं। और नीतीश कुमार जी कभी वोट की राजनीति नहीं करते, कभी कुर्सी की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार जी, इस बात को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी बिहार के विकास की राजनीति करते हैं, बिहार के आवाम के सौहार्द की राजनीति करते हैं। उन्हें कभी कुर्सी की बात नहीं की। आपने कभी मंच से नहीं सुना होगा कि नेता हमारे कहे होंगे कि माई का समीकरण है तो बाप का समीकरण है तो उनका समीकरण है, दादा का समीकरण है। वो कहते हैं पूरा बिहार मेरा है, कोई समीकरण नहीं, पूरी बिहार मेरी है। पूरी बिहार की आवाम जो बिहार में रहते हैं तो सारे मेरे हैं। वोट की राजनीति कभी नहीं किए हैं, कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, सब उनका विकास होता है। और जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनके पार्टी का काम नहीं होता है। जिस क्षेत्र में विकास नेता ने किया है उनके पार्टी के लोग वहां नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे नेता ने सबका काम किया है, सबका विकास किया। मैं इस बात को चैलेंज करना चाहता हूं कि हमारे बिहार के अंदर न रोड तो नहीं था, सब जानता है, बिजली नहीं थी, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, सौहार्द भाईचारा नहीं था, दंगे होते थे। वो लोग क्या बात करेंगे। आपको याद होगा भागलपुर का दंगा, जो आज माई का समीकरण देकर ठगने का काम कर रहे हैं, जो आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मीटिंग करके ठगने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दरभंगा नहीं, भागलपुर के अंदर जो दंगे हुए उसका आपने कभी बात किया? उसका मुआवजा कौन दिया? जो मरे थे, जो नुकसान हुआ था, जो गड़बड़ किया था, उसका सजा कौन दिया? आप ठगने का काम करते हो, आप लुभावना बातें करते हो और उसमें कहीं भावना में लोग बह जाते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कौन नेता है, कौन अच्छे काम करने वाले हैं, कौन सौहार्द के साथ बिहार की विकास करेगा, उसको लोग पहचाने। ऐसे ठग से दूर रहें। ये लोग ठगारे लोग हैं, बिहार को लूटने वाले लोग हैं। एक प्राइवेट कंपनी बनाया है, इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई? पूरी माता जी, पिताजी, भाई बहन, किसके लिए? बिहार को लूटने के लिए। वो क्या बात करेंगे? जो नेता सिंगल जनाब नीतीश कुमार जी, जो बिहार के तमाम अवाम को अपना परिवार मानकर विकास करते हैं, उनका कोई जांच करेगा? विनेश फोगाट मामले पर फैसले की तारीख एक बार फिर बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। इस पर महावीर सिंह फोगाट का रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि वो फैसले का इंतजार करते रहेंगे और उन्हें उम्मीद है कि फैसला जरूर विनेश के हक में आएगा। एक तरफ पूरा भारत देश फैसले का इंतजार में है, इसी बीच महावीर फोगाट की बातों में भी फैसला टलने को लेकर निराशा तारीख पर तारीख जो न मिल रही है, इसे क्या है, जो हम जो न हर तारीख पर जो न फैसला ये देखते भी हमारे हक में फैसला आएगा, खुशी होती है भी आएगा फैसला, और बार बार टाइम आगे दिया जा रहा है। और चलो इंतजार करेंगे, जो CAS जो फैसला जो देगी हमें जो न तय दिल से उसको स्वीकार करेंगे। और हमें पूरी आस उम्मीद है कोर्ट से, CAS से, कि हमारे पक्ष में फैसला जो 144 करोड़ भारतवासी इस चीज़ का फैसले का इंतजार करें। हमें उम्मीद है वो फैसला हमारे हक में आएगा और अब सारे भारतवासी से खुश होंगे। और जो विनेश यहाँ आएगी तो हम उसका जो 140 करोड़ भारतवासी, हम जो उसकी जो स्वागत, जो कोर्ट में की तरह स्वागत होता है वह उससे स्वागत करेंगे। यही करेंगे। बार बार जो फैसला टल रहा है, इससे बार बार फैसला टल रहा है, 11, 13 और अब देखिए 16 होने वाला है, इससे मनोबल कहीं टूट तो नहीं रहा है? क्या फैसला अपने हाथ में नहीं आएगा? देखिए, जो फैसला बार बार टल रहा है, इससे कुछ उम्मीद भी जग रही है और कुछ परेशानियां भी हो रही। क्यों एक बार इंतजार करते हैं, जो इंतजार बहुत कठिन काम होता है। इंतजार जो घड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, तो हमें जो इंतजार कर रहे हैं, जो हर आज जो अपने झंडे से, अपने जो मिठाइयों से, हम पटाखे से हम दोनों तैयार बैठे थे ताकि हमारे हक में फैसला आज आएगा। हम इसका कोर्ट से हमें पूरा आस उम्मीद है, CAS से, कि जो है हमें वो दिन 16 तारीख को जो है आगे न बढ़ाकर जो हमारे हक में फैसला आने की पूरी उम्मीद है। सर, बार बार जो डेट दी जा रही है, कहीं न कहीं आपको लगता है कि उम्मीद है या फिर बार बार क्यों टाला जा रहा है? देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फैसला जो आगे पोस्ट होता जा रहा है जो फैसला, तो और आस उम्मीद जगती है हमें कि भी हमारे, ताकि हमारे हक में CAS जो फैसला, वो खुशी जो है सारे भारतवासियों को जो है पूरी आस उम्मीद है मिलेगा। इस बीच विनेश या सोमवीर राठी, उनके पति या किसी और सदस्य से कोई बातचीत हुई? देखिए, मेरी किसी बात नहीं, क्यों मैं सिर्फ इस जो तारीख आती है इस इंतजार में जो है सब कुछ भूल है, सिर्फ एक फैसले का। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज उपराज्यपाल VK सक्सेना पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के समय के ऐसे पवित्र अवसर पर तुच्छ राजनीति की जा रही है। जब ठग सुकेश पत्र लिखता है
तो तिहाड़ के अधिकारी उसे एलजी को सौंप देते हैं और एलजी उस पर कार्यवाही करते हैं। लेकिन अब दिल्ली के निर्वाचित सीएम पत्र लिखते हैं तो एलजी तिहाड़ के अधिकारियों को उन्हें पत्र भेजने से रोकते। पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी टुच्ची पॉलिटिक्स हो रही है। और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई, कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को एक डीजी ऑफिस में फोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं, सुकेश जो भी नाम है उनका पूरा, तो इनके ठीक है, अपने अपने पसंद है लोगों की। संवैधानिक स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं, इन सब से लोकतंत्र की, संविधान की, इस सब की अपेक्षा करना मुझे लगता है बेमानी हो चुका है। इनसे केवल और केवल तानाशाही की अपेक्षा की जा सकती है और वो कर रहे हैं। पिछले 17 महीने से मैं अपनी जिंदगी में जो चीज़ मिस कर रहा था, स्कूलों में जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना, टीचर्स के साथ में बात करना, समझना, फिर एजुकेशन के सपने देखना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा था, स्कूल में जाना। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया और मैं वापस स्कूलों में आया हूँ, बच्चों के बीच में आया हूँ। मैं बहुत बार वहाँ ये सोचता रहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वाकई भगवान ही हैं, तो सुबह सुबह अपने भगवान से जाके मिल लो। तो आज मैं अपने भगवान से मिल लिया आके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी के साथ आया और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 17 महीने में दिल्ली सरकार में एजुकेशन का जो काम चल रहा था पहले से, उसको और गति दी है। यहाँ बच्चों से मिलके भी पता चला, टीचर्स से मिलके भी पता चला, और मैं वहाँ बैठ के न्यूज़पेपर में भी देखता रहता था कि जिन स्कूलों की, जिन ज़मीनों पर मैं पत्थर उद्घाटन का, शिलान्यास का पत्थर लगा के गया था, वो स्कूल अब बन के भी तैयार हो गए और उनका उद्घाटन भी मैडम ने कर दिया, आतिशी जी ने, शिक्षा मंत्री के रूप में। ये मेरे लिए वहाँ बहुत सुकून। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को सत्यमेव जयते कैंपेन की शुरुआत की है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी भाजपा शासित केंद्र सरकार को घेराव सोशल मीडिया पर भी करेगी। वरिष्ठ आप नेता आतिशी ने कैंपेन लॉन्च करते हुए कहा कि तानाशाही के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने अपने नए डीपी कैंपेन सत्यमेव जयते की शुरुआत की है। कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी ने सभी कार्यकर्ता, नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समेत शहीदों का अपमान हुआ है। हसीना के बेटे सजीब अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व पीएम का बयान साझा किया है। इस बयान में हसीना ने बांग्लादेशी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी से 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में गंभीरता और गरिमा के साथ मनाने की अपील करती हूँ। बंगबंधु भवन में फूलों की माला चढ़ाकर और प्रार्थना कर बांग्लादेश की आज़ादी में शहीद हुए सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। सूचना के बाद परिवार में चीख पुकार मची हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि महिला सिपाही सोनिया बागपत के धनोरा सिल्वर गांव की रहने वाली थी और 2018 में पुलिस में भर्ती हुई थी। अप्रैल 2021 में सहारनपुर के
सरसावा गांव निवासी सिपाही सुधीर से उसकी शादी हुई थी। 4 जनवरी 2022 से मुरादाबाद के नागफनी थाने में दोनों की तैनाती थी। सोनिया महिला हेल्प डेस्क इंचार्ज थी। बच्चा नहीं होने से सुधीर और सोनिया परेशान थे। इसके लिए सहारनपुर में किसी हकीम से इलाज करवा रहे थे। मंगलवार को भी हकीम के यहां से दवा लेकर ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी हादसे में जान चली गई। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार हो चुके ट्रक चालक और हेल्पर घटना गिरफ्तार करने के लिए टीमें भी बनाई गई। रेल हादसों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक एक्सीडेंट होता नहीं कि तब तक दूसरे की खबर भी सामने आ जाती है। इस बार खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां देहरादून से कोटा आते समय नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भरतपुर व सेवर स्टेशन के बीच अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। घटना से रेल यात्रियों को तेज झटका लगा और ट्रेन रुक गई। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के 2 हिस्से अलग अलग होने से पिछले हिस्से में लाइट व एयर कंडीशनिंग बंद हो गई और ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। जब काफी देर तक ट्रेन नहीं चली तो नीचे उतरकर देखा तो ट्रेन के कुछ डिब्बे ही ट्रैक पर खड़े हैं। इंजन व अगला हिस्सा तेज झटके के कारण आगे जा चुका है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को राखी के बाद जमानत मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जहां से उन्हें जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख दे दी है, जिसका उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी इंतजार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर किया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस को बताया कि रजिस्ट्री ने इस केस को 20 अगस्त के लिए लिस्ट करने की बात की। हमास ने मंगलवार को इजराइल पर हमला कर दिया। 2 घातक M90 रॉकेट इजराइल शहर तेल अवीव और उसके उपनगरों पर दागे गए हैं। हमास के सशस्त्र अल कसम ब्रिगेड की ओर से मंगलवार को ये दावा किया गया है कि इस अटैक के चलते तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में किस तरह तक नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। हालांकि इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि धमाके की आवाज जरूर सुनी गई है, मगर किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।